हम कक्षा 5 हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1 राख की रस्सी के पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले भोला भाला। नंबर 1, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। प्रश्न क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर, वे इन बातों को लेकर परेशान रहते होंगे। नंबर 1, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना के घर संपत्ति ना ले ले। नंबर 2, ना जाने उनका बेटा पैसे कैसे कमाएगा और जीवन कैसे चलाएगा। नंबर 3, कहीं उनके बेटे का भोलापन उसकी जिंदगी को खराब ना कर दे। यही सब सोच के लोनपोगार अपने बेटे की वजह से चिंतित रहते थे। प्रश्न ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो उसे दुनियादारी समझाती। मतलब दुनिया में किस तरह के लोग मौजूद हैं, उनसे किस तरह से अलग अलग किस्से सुनाती, लोगों की पहचान करना सिखाती, सवाल जवाब आदि करती। अगला है शहर की तरफ। नंबर 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। जैसे आपने अपने पाठ में पढ़ा था, अपने बेटे को 100 भेड़े दिए और कहा तुम इन्हें लेके शहर जाओ और वापस आते वक्त 100 जौ की बोरे एक साथ लेकर आना। नंबर क, प्रश्न क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझ सके और पैसे कमाना सीख सके। उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझ सके और पैसे कमाना सीख सके, वह होशियार बने और मुसीबत का हल निकालना सीख पाए। प्रश्न ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? वो चाहता तो अपने बेटे को कहीं और भी भेज सकता था, लेकिन शहर यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है। उत्तर, मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा क्योंकि उन्होंने सोचा शहर के लोग बहुत होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और उनके साथ रहकर मंत्री जी का बेटा भी होशियारी सीख पाएगा। प्रश्न ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो और लिखो। तो इसका उत्तर ये है कि मेरे घर के बड़े लोग और ज्यादातर आप सभी के घर के बड़े लोग यानी कि आपके दादा दादी, एल्डर पीपल पहले अपने गांव में ही रहते थे। उसके बाद अपने आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। बस जाने का मतलब होता है सेटल हो जाना। वह इंसान जो वैसे तो किसी और जगह से बिलोंग करता है, कहीं और उसका नेटिव है, लेकिन वो अपने काम की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से या फिर बच्चों की पढ़ाई की वजह से किसी और जगह में जाके घर बना के वहाँ पे रहने लगा हो, सेटल हो गया हो, उसे कहते हैं बस जाना। तो फिर ऐसे इंसान से बातचीत करो और उनसे जानने की कोशिश करो कि वे अपने निर्णय से खुश हैं और अगर हैं तो क्यों हैं। एक पुरुष से बात करो, एक महिला से और एक बच्चे से भी बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी, मतलब वो जहाँ से आए हैं वो जगह क्यों छोड़ दी। इसका उत्तर ये है, मेरे पापा के पहचान के भी एक अंकल हैं जिन्होंने शहर में मकान खरीद कर वहाँ बस गए। अंकल अपने निर्णय से खुश हैं क्योंकि उन्हें शहर में रोजगार के अवसर मिले। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। अवसर होने का मतलब होता है चांस मिलना और अनेक सुविधाएं भी मिली, फैसिलिटीज। आंटी जी भी खुश हैं क्योंकि उन्हें भी नए अवसर मिले और बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आसपास के किसी इंसान से पूछकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जौ एक तरह का अनाज है, सीरियल, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है,
सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम हमें लिखने हैं। सबसे पहले हमने गेहूं और जौ के बारे में अपने पाठ में पढ़ा था। गेहूं दिखने में थोड़ा मुलायम होता है, थोड़े साइज में छोटा होता है, जबकि जौ थोड़ा खुरदुरा और थोड़ा लंबाई में ज्यादा होता है। गेहूं यानी कि व्हीट, इसके आटे से रोटी बनाई जाती है और जौ को भी पिसवाकर कुछ लोग इसके आटे की रोटी बना के खाते हैं, जिसे इंग्लिश में बार्ली बोला जाता है। ये दोनों एक तरीके के सीरियल हुए, यानी कि अनाज। और भी अलग अलग तरीके के अनाज होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, चावल इत्यादि। चलिए इनकी फोटो देख लेते हैं। मक्का यानी कि कॉर्न, कुछ लोग इसे मक्की भी बोलते हैं। मक्की की रोटी तो आपने सुनी होगी। इसका आटा थोड़ा पीला पीला होता है दिखने में। मक्की को पीसकर जो आटा निकलता है, उसी आटे से रोटी बनाई जाती है। ये है ज्वार, जिसे इंग्लिश में सोरगम कहते हैं। यह है बाजरा, जिसे इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोला जाता है। बाजरे की भी रोटी बनती है। ये है धान, जिससे चावल निकलता है, चावल यानी कि राइस। और जब ये अपने ब्राउन कलर के कवर में रहता है, तब इसे पैडी बोला जाता है। और ये है रागी, जो कि इंग्लिश में फिंगर मिलेट कहलाती है। ये सब भी अलग अलग तरीके के अनाज हैं, यानी कि सीरियल। जैसे आप सभी बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन एक क्लास को, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को अगर हमें बताना है, तो हम बोलेंगे ये सब बच्चे हैं। इसी के ऊपर हमारा अगला टॉपिक है संज्ञा शब्द, यानी कि नाम वाले शब्द, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन्स बोला जाता है। जिस भी चीज का नाम होता है, उसे संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूं, जौ, मक्की, रागी, धान, अभी अभी हमने जिनकी फोटो देखी। लेकिन ये सब एक्चुअली में क्या है? These are group of cereal। इन सब को एक्चुअली में अनाज बोला जाता है। अगर हम बोलेंगे कि दुकान में जाकर 1 केजी अनाज लेकर आओ, तो फिर सामने वाला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा अनाज। तब हमें स्पेसिफिक आंसर देना होता है कि 1 केजी रागी लेकर आओ। तो ये हुए स्पेसिफिक आंसर और ये हुआ जनरल आंसर। वैसे ही सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकी, ये सब कौन हैं? ये सब बच्चे हैं। अगला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। ये सब क्या है? ये सब राज्य के नाम हैं। उसी तरह कुर्ता, कमीज, घाघरा, टोपी, ये सब क्या है? ये सब कपड़ों के नाम हैं। और लास्ट में लोहा, सोना, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? ये सब धातु है, यानी कि मेटल। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक बच्चे को बुला दो, तो आप पूछेंगे कि कौन सा बच्चा? मुझे तो स्पेसिफिक आंसर देना है कि पिंकी को बुला दो। अगर मैं बोलूं कि मैं उस राज्य में जाके बसने वाली हूँ, तो आप पूछोगे कौन सा राज्य? तो मुझे स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा कि मैं राजस्थान में जाके बसने वाली हूँ। उसी तरह मुझे एक कपड़ा ला दो, तो लोग पूछेंगे कि कौन सा कपड़ा? तो मैं बोलूंगी मुझे एक टोपी ला दो। तो ये सब चीजें स्पेसिफिक हो गई। जिसके बारे में बोला जाए वो एक स्पेशल इंसान, वो एक स्पेशल राज्य, वो एक स्पेशल कपड़ा, जबकि ये सब जनरल वर्ड्स हैं। तो फिर देखा जाए तो ये सारे शब्द संज्ञा शब्द तो हैं ही, क्योंकि ये सब नाम वाले शब्द हैं। ये सारे शब्द भी संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि अनाज भी किसी खाई जाने वाली चीज का नाम है। बच्चे भी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एक नाम है। राज्य, कपड़ा, धातु, ये सब भी किसी चीज के नाम हैं। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? ये सारे संज्ञा शब्द, इन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी एक स्पेसिफिक स्पेशल व्यक्ति का पता चलता हो। जबकि ये सारे शब्द कहलाए जाते हैं जातिवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिससे हमें किसी जाति का यानी कि किसी ग्रुप का पता चलता हो। क्या आपको समझ में आया? ऐसे शब्द जिससे हमें किसी स्पेसिफिक इंसान का पता चलता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी कि किसी स्पेशल व्यक्ति का पता चलता है। और एक ऐसे
और ऐसे शब्द जिससे हमें ग्रुप ऑफ किसी चीज का पता चलता है, किसी की जाति, किसी का क्लास पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जाति यानी कि क्लास, क्लासिफिकेशन, ग्रुप। जैसे अनाज, ग्रुप ऑफ सम फूड आइटम्स। बच्चे, ग्रुप ऑफ सम चिल्ड्रन। राज्य मतलब ग्रुप ऑफ सम प्लेस वेयर वी कैन लिव। कपड़ा, ग्रुप ऑफ समथिंग विच वी वेयर। अगला प्रश्न इसी के ऊपर है। गेहूं, जौ, अनाज, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। गेहूं और जौ जो कि अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जबकि अनाज जो एक जनरल वर्ड है, जिसमें कोई भी अनाज, बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनाज हमने पढ़े, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार जैसे रिमझिम की पुस्तक मुझे दे दो तो आप मुझे हिंदी की ही टेक्स्ट बुक लाके देंगे, तो रिमझिम हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये नाम है। जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टेक्स्ट बुक लाके दे दो तो आप पूछोगे कौन सी टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक के तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीवीएस। तो ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी ग्रुप का, किसी क्लास का पता चलता है लेकिन वो नाम भी है, तो वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह आप नीचे दी गई इन संज्ञा शब्दों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को करो, यानी कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है और कौन सा शब्द जातिवाचक है वो लिखना है। लेह एक जगह का नाम है, ये एक शहर है। उसी तरह तांबा एक मेटल है। धातु, धातु कोई भी धातु हो सकती है, सोना, चांदी, कोई भी धातु। खिचड़ी एक स्पेसिफिक खाने का सामान है। उसी तरह शेरवानी भी एक स्पेसिफिक पहनने का कपड़ा है। तो इन सब चीजों को हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे तांबा, लेह, खिचड़ी, शेरवानी, और धातु, शहर, भोजन और वेशभूषा। वेशभूषा यानी कि कपड़े, ये सब चारों जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला है ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और सोचकर लिखो। तो अभी हमें इन सब जातिवाचक संज्ञा के और तीन तीन टाइप्स सोच के लिखने हैं, और वो टाइप्स स्पेसिफिक आंसर होंगे जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे धातु किस किस तरह के होते हैं? लोहा होता है, सोना होता है, तांबा और पीतल होता है। शहर के तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कानपुर, केरल, पंजाब। खिचड़ी एक भोजन का नाम है, खिचड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें तीन और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। भोजन के किन्हीं तीन तरह के नाम, दाल, रोटी, पराठा, खीर। और लास्ट में है शेरवानी। शेरवानी एक टाइप का कपड़ा होता है। वेशभूषा, किन्हीं और तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम लिखो, जैसे कुर्ता, कमीज, घाघरा एक्सेट्रा। प्रश्न 2, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री जी को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो जैसे कि हमने पाठ के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, मंत्री जी को ये बात पसंद तो आई थी क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये आइडिया उनके बेटे के दिमाग से नहीं निकला था। वो अपने बेटे को होशियार बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे मौका देना चाहते थे। इसीलिए हम उत्तर लिखेंगे, मंत्री जी को यह बात जरूर पसंद आई होगी, पर इसमें उनके बेटे की होशियारी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को दोबारा भेड़ों के साथ शहर रवाना कर दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिले। होशियारी य में या की मात्रा यहाँ पे आएगी, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला है सींगे और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ।
तो जैसे कि हमने पाठ के एक्सप्लेनेशन में ही ऑलरेडी डिस्कस किया था, भेड़ों के बाल से उन्होंने ऊन यानी कि वुल बनाई होगी, जिससे कि स्वेटर, शॉल, गर्म कपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। और भेड़ों की सींगों से क्या क्या बनाया जाता है? भेड़ों की सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें और औजार बनाए होंगे। तो यहाँ पे हम फोटो में देख सकते हैं, शीप से उनके बाल उतरवा के उससे वुल बनाया जाता है और वुल से स्वेटर, और भेड़ों की सींगों को काटकर उसे कार्व करके तराश के शो पीसेस, सजावट की डेकोरेटिव आइटम्स, स्केल, टूल्स इत्यादि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बात को कहने का तरीका। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस किस तरह से कह सकते हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन का और चलने का क्या मतलब होता है? चैन का मतलब होता है शांति और चलने का मतलब होता है बीतना। शांति से उनका जीवन बीत रहा था। ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी का छूने का क्या मतलब होता है? मतलब कि वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। होशियार मतलब बुद्धिमान होना। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल का मतलब सल्यूशन, मैं इसका उपाय बताती हूँ। और घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। धरी रह गई मतलब काम ना आई। उनकी अपनी चालाकी काम ना आई, फेल हो गई। अगला प्रश्न, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। He was not intelligent. होशियार और चालाक होने में क्या फर्क होता है? किस आधार पर हम किसी को चालाक या फिर होशियार कह सकते हैं? चलिए देखते हैं। होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है, इन अ गुड सेंस, जिसका मतलब है समझदार होना। जैसे बुरे समय में कैसे हम समझदारी से काम कर सकते हैं। जबकि चालाक शब्द को नेगेटिव मीनिंग में प्रयोग किया जाता है। चालाक शब्द का प्रयोग बुरे अर्थ में किया जाता है, जैसे चालाक लोमड़ी जो अपने फायदे के लिए दूसरा का नुकसान कर देती है। वैसे तो लोमड़ी इंटेलिजेंट होती है, लेकिन वो दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करती है, तो इसीलिए हम लोमड़ी को चालाक, कनिंग बोलते हैं। तो उसका प्रयोग बुरे अर्थ में हुआ। जैसे चालाकी से जब कोई किसी को धोखा देकर कुछ छीन लेता है, वैसे ही भोला और बुद्धू शब्द में कितना अंतर है, इसके बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। भोला शब्द का मतलब है सीधा सादा होना, मन का अच्छा इंसान जो हमेशा अच्छा काम करता है, ऑनेस्ट होता है। जबकि मूर्ख होने का मतलब बेवकूफ या बुद्धू होना होता है, जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। जरूरी नहीं कि भोला इंसान हमेशा मूर्ख हो, भोला इंसान बुद्धिमान भी हो सकता है। और इसका अगला पार्ट है, हम उस लड़की को समझदार कहेंगे या बुद्धिमान, और ऐसा क्यों? इसका उत्तर ये है कि लड़की बुद्धिमान थी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोनपोगार के बेटे की परेशानी को हल कर दिया था। तो फिर बुद्धिमानी और समझदारी में हम क्या अंतर बोलेंगे? समझदार वह होता है जो सही गलत और अच्छे बुरे को समझ सके, लेकिन बुद्धिमान वह होता है जो मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्या का उपाय निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी खिड़की कितनी धूल भरी मैली हो गई है, इसे एक दिन साफ करना पड़ेगा, तो समझदार बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ मम्मी सही कह रही है, लेकिन मम्मी दिन भर इतना काम करती है, हमें भी मम्मी की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे समझदार बच्चे होते हैं जो मम्मी की मुश्किलों को समझ गए, मम्मी की मदद भी करना चाहते हैं, तो वो समझदार बच्चे हुए। लेकिन बुद्धिमान बच्चा वही होगा जो मम्मी के बिना बताए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस तरह हम खिड़की को साफ कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 1 में हमने इस पाठ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिंदी और इंग्लिश में।
अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 2 फसलों का त्योहार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवं आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।